बढ़िया आगे। वो बात समझ गए थे ना? वो बात समझ गए थे ना कि ये ग्राफ कैसे आया? कैसे आया होगा ये ग्राफ? रोमा ने समझा दिया था। वो बात समझ गए थे सब, कैसे आया ये ग्राफ? मतलब क्यों ऐसा ग्राफ बना, ये तो समझ गए ना? ये तो तुम समझ ही गए कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना। क्योंकि तुम्हें पता है बेटा, कल मैंने बताया था तुम्हारी क्लास में। ये बता दो, तुम एक बार बता दो, एक बार बताओ, तुम एक बार बताओ। तुम क्लास में बच्चे बैठते हो, ठीक है? तुम सारे क्लास में इकट्ठे थे, ठीक है? क्लास में जब थे तुम, मुझे बता दो 90% से ऊपर कितने बच्चों के आते थे? 90% से ऊपर मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट वाले, जो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट वाले थे। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम होते थे। ये बता दो 40 से कम वाले कितने होते थे? 40 से कम वाले, 40% से कम वाले कितने होते थे? 40 से कम कितने होते थे? बहुत कम, बहुत कम होते थे। बहुत कम होते थे। अब ये बता दो 70 से 80 वाले कितने होते थे? 70 से 80 भरपूर होते थे, बहुत सारे होते थे। इना मीना डिका सब इसी में ही आते थे, सब मेजोरिटी यही होती थी। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे होते थे, सब खुश रहते हैं कि भाई हमारे 80% आ गए, हमारे 70% आ गए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यही बात है स्पीड की। स्पीड में बताओ कि मोलिकुल्स जिनकी, ये मेरा फ्रैक्शन है, इधर मेरा फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है? इधर मेरा आ रहा है स्पीड। तुम बता दो कि सबसे तेज दौड़ने वाले कितने होंगे? कम होंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, कम होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एवरेज की तरफ बढ़ेंगे, एवरेज की तरफ बढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे बहुत तेज भागने वाले लोग, बहुत तेज भागने वाले वो लोग, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो बहुत तेज भागने वाले हैं, वो भी कम है, जो स्लो भागने वाले हैं, वो भी कम। इसके बारे में और बता देता हूँ। अब थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन करें कि ये ग्राफ आता कहां से है। मैथमेटिकल पोर्शन करें, ये ग्राफ आता कहां से है। ठीक है, तुम्हें मजा आता है ना मैथ्स करने में, कई बच्चों को। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन याद नहीं करनी, बस देख लेना कि ये जो मेरी ग्राफ बना है ना, इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ बता रहा हूं, मतलब इक्वेशन बता रहा हूं जिसकी हेल्प से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या होती है? dn इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e⁻⁻² -mu² / 2RT इंटू u²। ये मेरी इसकी इक्वेशन होती है। मजेदार है? मजेदार लगी? दिमाग खराब हो गया? दही बन गई? दिमाग की दही बन गई? लस्सी बन गई, दही बन गई? जो भी बना है टेंशन ना लो। वाप लिखनी है बेटा, क्यों नहीं लिखनी, लिखनी है, इक्वेशन तो लिखनी है। यहाँ पर एन भी आएगा। लो, एक और चीज तो रह गई थी, यहाँ पर एन भी आएगा एक। लो, अब तुम्हारी इक्वेशन कंप्लीट हुई है। वही चल रहा है बेटा, उसके आगे बस कंटिन्यू करो। ये इक्वेशन होती है जिससे मेरा एक ग्राफ बनता है। ठीक है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, हैप्पी हो जाओ। गुड न्यूज है, ईपी वाली न्यूज है कि तुम्हें ये इक्वेशन याद नहीं रखनी। ठीक है, नो नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन को याद नहीं करना। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। हम ये जो फ्रैक्शन बनाते हैं ना, ये फ्रैक्शन, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं। ये इक्वेशन में हम क्या करते हैं, dn/du इंटू 1/n। 1/n, और इसको यहाँ पर du भी आएगा, du भी बेटा, du भी ऐड करो। ठीक है, ये du है ना, क्योंकि इंटीग्रल है ना। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव है। du को इसके नीचे ले आओ, n को भी इसके नीचे ले आओ। ठीक है, ये मेरी क्या बन जाएगी, 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e⁻⁻mu²। दो बार याद लिखोगे, याद हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाता है। अब होता क्या है,
मैं तुम्हें इक्वेशन ये ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। एक बात देखो, तुम्हारा ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, अभी तुम्हें आसान लगने लग जाएगी। तुम्हारे लिए काम आसान करना ही तो मेरा काम है। ये मेरा कांस्टेंट है, बता दो, ये मेरा कांस्टेंट है पूरा पार्ट, ठीक है। अगर मैं एक गैस की बात कर रहा हूँ, एक गैस के लिए मोलर मास भी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर तो हम सेम कांस्टेंट पे करेंगे ही, ठीक है। तो गैस के लिए कांस्टेंट हो गया सब। मेरा क्या क्या बचा, एक ये वाला पार्ट बचा और एक ये वाला पार्ट बचा। क्या मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ इस नजरिए से, क्या ये मेरा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। देखो ये यू ही मेरा वो है ना, यू ही मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ये कैसा है मेरा, एक्स स्क्वायर जैसा, ऐसा है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ। बेटा जो बायो वाले हैं वो टेंशन ना ले, बस मैं समझा रहा हूँ ये ग्राफ कैसे आया, बस टेंशन नहीं लेना। अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आया कैसे, बहुत सिंपल है। मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये इक्वेशन है जो मेरी। बेटा मैथ्स नहीं करवाऊंगा, कुछ सोल्व नहीं करवा रहा, बस इतना तो तुम्हें आता ही होता है, ठीक है। ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप हो गया, ये एक्स स्क्वायर टाइप हो गया, ठीक है। अब एक बार बताओ, तुम्हें इसका ग्राफ बनाना आता है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा कैसा सा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, ठीक है। इसका मेरा ग्राफ कैसा सा होता है, इसका लगभग मेरा ऐसा सा होता है, ठीक है। बोलो बोलो। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, इनिशियली अगर मैं बात करूं ना, इनिशियली इनिशियली देखो तुम्हारी स्टार्टिंग में शेप किसकी जैसी दिख रही है, इसकी जैसी है, इसकी जैसी। तुम्हारी ग्राफ की जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी शेप इसकी जैसी है, इसकी जैसी है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्स स्क्वायर जैसी। तो मतलब क्या हो गया, इनिशियली मेरा ये यू स्क्वायर है ना, ये डोमिनेट करता है, ठीक है। अगर ये डोमिनेट करेगा तो क्या करेगा, डोमिनेट वाला जो बंदा होता है वो कहता है मेरे हिसाब से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और लेटर लेटर मेरा कौन सा पार्ट डोमिनेट करता है, ये वाला e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2RT, लेटर ये डोमिनेट करता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रिश्ता करवा दूं, इन दोनों का रिश्ता करवा दूं, ठीक है, इन दोनों की मैं बात चलवा दूं, तो इनिशियल ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद मेरा ये डोमिनेट कर रहा है, बीच का समझौता हो गया, बन गया ग्राफ, बन गया, खुश हो गए, बन गया, समझ गए कैसे बनाए ग्राफ, मैथ्स के हिसाब से भी समझ गए, ठीक है। इतने पार्ट में मेरा वो डोमिनेट कर रहा है और इसकी थोड़ी शेप वो वाला डोमिनेट कर रहा है, कुछ भी नहीं है। जिसको ये इक्वेशन समझ नहीं आई, ये तुम्हें याद करने की, तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट करवाया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो छोड़ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं समझना है कैसे बना, मैंने बस ये पार्ट बता दिया, इजी सा ही था, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया टेंशन ना लो, बस ये लगा लो कि इसके ग्राफ इस इक्वेशन से बनते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन ये होती है, बस एक बार नजर मार लेना, ठीक है। क्या पता पसंद आ जाए, नहीं आए तो छोड़ो, ठीक है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं बेफालतू में तुम्हें क्यों ऐसी चीज दूं जो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख जरूर लेना एक बार, ठीक है। बड़े आगे, ठीक है। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन होता है ना, ध्यान रखना, ये जो मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ ये मेरा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मेरा फ्रैक्शन जो होता है, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली मैं क्या बनाता हूँ, यही होता है, ठीक है, ठीक है। और ये नीचे मेरी स्पीड आती है, ये मेरी स्पीड आती है। अब मुझे बता दो, यहाँ पे तुम्हें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी दिख रही है तुम्हें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो गई मेरी, ये वाली। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने बताई क्या थी, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन के पास होती है। ये मेरा मैक्सिमम फ्रैक्शन यही वाला है, ये देखो, ये मेरा फ्रैक्शन है, ये मेरा फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, समझ रहे हो, इसको मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसको मैं ये बोलूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, वीएमपी हो गया, ठीक है। अब तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि इसमें मेरा वीआरएमएस कहाँ होगा,
VRMS, VRMS कहाँ होगा? कुछ यहां पर मैं मान लो ये है मेरा VRMS, ठीक है, मतलब उसके राइट में होगा, इतना तो समझ रहे हो ना, राइट में होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। और वी एवरेज कहाँ होगा? वी एवरेज कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में तो मान लो ये कहीं होता है, मतलब तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि अगर मुझे तीनों को अरेंज करना है ना, तो मेरा सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल आएगा, फिर मेरा वी एवरेज आएगा, ठीक है, और फिर वी आरएमएस आएगा। तो इतनी बात चमक गई, बोलो इतनी बात चमक गई, ठीक है। राम राम का नाम लो, ठीक है, राम का नाम लो, सब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे एक और मेरी बात सुनो, बहुत मजेदार बात है, एक और मेरी बात सुनो। तुम मुझे बता सकते हो ये एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी? ये एरिया अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कितना होगा? ये एरिया, इसका इंटीग्रल कितना होगा? इंटीग्रेट करने बैठोगे भाई, अब तो आधे तो मैथ्स वाले हो, मैथ्स वाले तो आंसर दो, इसका एरिया कितना होगा? मैथ्स वाले इतने खतरनाक खतरनाक आंसर दे रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहे, इतने खतरनाक तो देने भी नहीं चाहिए, मुझे भी डरा रहे हो तुम। बायो वाले टेंशन ना लो, मैथ्स वालों को भी नहीं आ रहा, कभी तुम्हें डर लग रहा हो कि ये क्या हो गया। एक का आंसर सही आया है, इसका आंसर है, अगर मैं पूरा करूं ना, एरिया अंडर द कर्व, अभी तुम देखोगे एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा, पहले ये तो बता दो। टोटल फ्रैक्शन नहीं देगा, टोटल मोलिक्यूल्स, टोटल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? टोटल फ्रैक्शन मेरा मैक्सिमम कितना होता है? 1। मिल गया आंसर? जो इतने खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले लिख के दे रहे थे, उनको उनका आंसर मिल गया। बेटा तुम एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, ये मेरे फ्रैक्शन है, ये मेरी स्पीड है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व मेरा क्या देगा? मतलब ये सारे मेरे पार्टिकल्स ही तो बता रहे हैं कि इतने पार्टिकल्स की इतनी स्पीड है, इतने की इतनी, इतने की इतनी, इतने की इतनी। अगर मैं इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लूँ, ये पूरा एरिया मुझे यही बताएगा ना कि मेरे पास टोटल कितने फ्रैक्शन था। और टोटल फ्रैक्शन तुम्हें पता है ये 1 ही होता है, 1 से ऊपर। तब तुम बताओ, तुम्हारे कभी 100 में से 101 नंबर आए हैं? 100 में से 101 नंबर आया कभी किसी के? टीवी को छोड़ के, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग का कंसेप्ट ना लगाना। तो फ्रैक्शन मेरा मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना। तो एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व देगा टोटल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स, ठीक है। टोटल मोलिक्यूल्स मेरे कितने थे, ठीक है। देखो क्योंकि ये मुझे ये बता रहे मैक्सिमम मोलिक्यूल्स है, ये धीरे धीरे मैं कमाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल फ्रैक्शन तो मुझे मैक्सिमम फ्रैक्शन ही देगा ना, रोमान से ऊपर हो नहीं सकती, ठीक है। एक ये वाली चीज तो सही, तुम समझ गए, सबको क्लियर हो गई इतनी बात? ये सब चमक रहा है, बोलो सब चमक रहा है इतना बात, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और ग्राफ दे दूं, एक और ग्राफ, अगर मैं तुम्हें ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है, मेरा ग्राफ है डीएन और डीयू के बीच में। अब मुझे एक बार बता दो ये एरिया क्या देगा? वैसे पूछा नहीं है इसने कभी, एग्जामिनर ने इस बारे में, लेकिन ये पूछ सकता है क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। यहां पर जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा? यहाँ वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया मुझे क्या देगा? बहुत बढ़िया, तेजस का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखो मुझे एक बात बता दो, ठीक है, ये dn बाई डी यू का मतलब मेरा पता है क्या होता है? कि कितने पार्टिकल्स की स्पीड u प्लस डी यू के बीच में है। मतलब कि एक तरह 5 और 7 के बीच में कितनी है, 7 और 9 से के बीच में कितनी है, ठीक है। मतलब ये होता है, अगर मैं इसको टोटल से डिवाइड करता हूं तो मेरी फ्रैक्शन बन जाती है। अगर मैं ये n हटा देता हूं, अगर मैं टोटल से डिवाइड ना करूं तो वो मेरे नंबर ही होंगे ना, समझ पा रहे हो? अगर मैं टोटल से डिवाइड नहीं करता तो मेरा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो ये मुझे एरिया क्या देगा? अब मुझे बता दो, अब आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। बेटा ये मेडिकल वालों की कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अभी कुछ मैथ्स तो करा ही नहीं रहा, मैं बस ये बता रहा हूं, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मैं मेरे 100 में से मान लो 90 नंबर आए हैं, ठीक है, 100 में से 90 नंबर आए हैं, अगर मैं उसका फ्रैक्शन निकाल लूं तो मैं उसको टोटल से डिवाइड करता हूं ना। अगर मैं खाली 90 बताऊं, 90 तो मेरे मार्क्स है, अगर मैं 100 से टोटल से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा फ्रैक्शन आता है। तो अगर मैं टोटल से डिवाइड ना करूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं किया ना एन से डिवाइड, तो मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएंगे?
जो कि किसके इक्वल होंगे, एन के इक्वल। ठीक है, आप समझ रहे हो, गहराई समझ रहे हो, मतलब इतनी छोटी सी बात है, लेकिन एग्जामिनर इस चीज में भी तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलो, समझ नहीं आया? एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, एक बार रिपीट करता हूँ। तुम मुझे बताओ, मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री का ही पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तुम्हारे मान लो 33 नंबर आ रहे हैं, 33 नंबर, मान लो 33 नंबर आए। ठीक है, ये तुम्हारे क्या आया, नंबर आए हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछू ये 33 क्या है, तुम क्या बोलोगे, नंबर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे 100 में से 33 आए हैं, 100 में से 33, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन। ये मेरा एक्चुअल नंबर है, ये मेरा फ्रैक्शन। यहां पर मैंने यही चीज की है, देखो, यहां पर मेरे dn/du का मतलब था, dn/du का मतलब था कितने पार्टिकल्स की स्पीड इतनी है, मतलब कि ये लगा लो कि 10 पार्टिकल्स की स्पीड 5 से 7 के बीच में है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 पार्टिकल्स की स्पीड 7 से 9 के बीच में है। तो मतलब ये मेरे पार्टिकल्स थे। ठीक है, अगर मैं उसको टोटल से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। तो यहां पर मेरा फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन हमेशा मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो टोटल फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंडर द ग्राफ पूछूंगा एरिया, तो मेरा क्या आएगा, नंबर। नंबर, और वो नंबर क्या है, मेरे कितने मोलिक्यूल्स थे। मॉलिक्यूल्स की बात तो वो बात तो कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो क्लियर हो गया, बोलो, अब क्लियर है। ठीक है, तो अब इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, सबको क्लियर है ना, कोई नाराजगी तो नहीं मैथ्स से? मैथ्स मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे नंबर ही दिखाए, केमिस्ट्री में 33 आ रहे हैं। ठीक है, 33 वाले बच्चे हो नहीं तुम, बढ़िया डीपीपी वगैरह कर रहे हो तुम, 100 में से 100 वाले सब बच्चे हो। ठीक है, अब इस चीज के बारे में लिख लो। ठीक है, लिख लो, टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट। वो तो पूरा तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, फ्रैक्शन तो अगर मैं टोटल की बात करूं वो तो कांस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, विल बी कांस्टेंट एंड विल बी इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, एट टेम्परेचर टी, मतलब किसी भी टेम्परेचर टी पे अगर मैं बात कर रहा हूं, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये मतलब है मैं ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं, फ्रैक्शन, क्योंकि जनरली यही मिलेगा, फ्रैक्शन वर्सेस स्पीड के बीच में। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ की मेरी वैल्यू 1 रहेगी, बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बताया वो तुम समझ ही गए हो। ठीक है, जब ये फ्रैक्शन वर्सेस स्पीड होगा तो 1 रहेगी। अगर मोलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड है, अगर मेरा वो बनता है dn/du वर्सेस स्पीड, तो मेरा एरिया क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, टोटल एरिया, वो देगा मुझे n। ठीक है, ये तो तुम्हारा एक तरह से एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। ठीक है, वो पूछता नहीं है जनरली, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, वो जनरली ग्राफ इसी के बीच में देते हैं। ठीक है, बोलो, चमक रहा है। ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें बात समझाई है वो भी लिख लो। द पीक कोरस्पोंड्स टू, जो मेरी पीक है वो क्या बता रही है मुझे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब वो मुझे क्या बता रही है कि मेरी सबसे ज्यादा स्पीड कितनी है, कितने पार्टिकल्स, मतलब वो वाली स्पीड जो मैक्सिमम लोग अटेन कर रहे हैं। इतनी बात समझ रहे हो, बोलो, इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, ये पूरा ग्राफ तो पता है ना क्या सब कराता है, ये पूरा ग्राफ मुझे क्या बताता है। ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है, ये मुझे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, अगली बात लिखो, एक और चीज मैंने तुम्हें बताई थी, याद करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बताया था, जिनकी स्पीड बहुत कम है वो भी कम है, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम है, तो लिख सकते हो। अगला पॉइंट लिख लो, बोथ द फ्रैक्शन, बढ़िया से नोट्स बनवा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे चमकते हुए, मतलब वही बात होगी कि सब कुछ इसी के अंदर से आएगा। बोथ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो स्पीड, क्या है उनका नंबर कितना है, आर वेरी लेस
ठीक है, समझ गए? ठीक है, और इस सी की वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात लिखो, अगली बात लिखो, द डिस्ट्रीब्यूशन या इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस लिख लो, अगली हेडिंग डाल लो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। तुम मुझे बता दो नेचर ऑफ गैस से क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेचर ऑफ गैस से तुम्हें क्या लगता है क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो, ठीक है, टेम्परेचर मैंने क्या रखा हुआ है, टेम्परेचर मैंने सेम रखा है, मुझे निकालना है, मान लो मेरा कोई M1 है। ठीक है, ये मेरा कोई M2 है। ठीक है, ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मुझे बता दो M1 बड़ा होगा या M2 बड़ा होगा, इतना मुझे बता दो, M1 बड़ा होगा या M2? M1 बड़ा होगा M2, ये बता दो। फटाफट बताओ। तुम मुझे बता दो, एक है मेरा मोटा लाल है, स्नोलेक्स, स्नोलेक्स टाइप, ठीक है, मतलब भारी इंसान, और एक मेरा पतला सा लड़का, तेज कौन भागेगा, तेज कौन भागेगा? पतले वाला। ठीक है, तो मुझे बता दो कि मोटे वाले की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी कौन सी है और इसकी कौन सी है, देख पा रहे हो? इसकी मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये रही और इसकी मेरी ये रही। अब ये बता दो तेज कौन भाग रहा है, तेज कौन भाग रहा है? ठीक है, तो देखो मेरा v मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, √2 RT/m। ठीक है, अगर t कांस्टेंट हो जाए, मैथमेटिकली भी दिखा रहा हूं, मेरा जो VMP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m के। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा जो M2 है वो बड़ा होगा M1 से। समझ रहे हो? बोलो इसे यस और नो। यहां पे लिख लेना फ्रैक्शन, ठीक है, यहां स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, लिख सकते हो, इसको भी लिख लो बेटा। देखो एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, मेरी एक Cl2 गैस भाग रही है मान लो, ठीक है, एक N2 गैस भाग रही है। ठीक है, दोनों को मैं रेस लगवा रहा हूं, तुम खुद सोच सकते हो कि देखो वैसे भी फॉर्मूले से भी सोच सकते हो, वैसे भी क्लोरीन मेरी भारी है, भारी है, तो उसके कम लोग होंगे जो तेज भाग रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मोटे लोग में तुम ये सोच सकते हो ना कि लगभग तो सभी स्लो ही भाग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन N2 है, तुम्हें पता है ये हल्की है, तो इसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल फास्ट भाग रहे होंगे, तो यही तो चीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा, मोलर मास देखते हैं, मास की तो बात ही नहीं हो रही, मोलर मास की बात करते हैं, मैं तुम्हें बताया ही था। ठीक है बेटा, वही तो मैं बता रहा हूं कि इसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है, यहाँ पे प्रूव भी तो किया है, जितना मास ज्यादा उतनी ये कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना मास कम। ठीक है, बेटा ये तो बता रहा हूँ, जितना मास ज्यादा, ठीक है, उतना ये कम, ये मैं ये बता रहा हूँ कि इसका M2 का मास ज्यादा रहा होगा, ये मास की बात कर रहा हूं मैं। रुको 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 रुको, M2 का मास ज्यादा नहीं, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, M1 का मास ज्यादा होगा। हाँ बेटा, यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यूज उल्टी कर दी थी। ठीक है, जनरली हम उसको वो लेते हैं ना। अब ठीक है, अब ठीक है, M1 की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब तुम इसको भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। इज हायर फॉर लाइटर गैसेस, मतलब जो हल्की गैसेस है, एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस। ठीक है, मतलब वो स्लो भागते, इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, लाइटर गैसेस मूव फास्टर। ऑब्वियस सी बात है, मतलब
लाइटर गैसेस जो होती है वो फास्ट मूव करती है। ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है। अब अगला लिखो इफेक्ट ऑफ, एक और चीज लिख लो, द डिस्ट्रीब्यूशन। इससे तुम्हें एक और चीज समझ आएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नैरो फॉर अ गैस विद हायर मोलिकुलर मास। समझ पा रहे हो? मतलब कि जिसका हायर मोलिकुलर मास है, ठीक है, उसका ये चौड़ाई कम है। ठीक है, मतलब कि नैरो है, नैरो, ये फैला हुआ है, जिसका जो हल्का है। क्योंकि तुम्हें दिख रहा है, देखो एक बात है, जो मेरा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन तो टोटल वन ही रहेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, अगर ये पीछे की तरफ है, ठीक है, तो इसको अगर आगे जाने पर एरिया, इसको आगे जाने पर एरिया कांस्टेंट रखना है। अगर इसकी डेप्थ कम हो रही है, डेप्थ कम हो रही है, तो इसको अपना चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी ना, एरिया तो वन ही रखना है उसको। समझ पा रहे हो ना? तो वही बात होती है। ठीक है, अगर मुझे एरिया कांस्टेंट रखना है, वन रखना है, तो अगर मेरी क्या हो रही है, ये वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तभी मेरा कांस्टेंट रह पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ गए? बोलो। ठीक है, अगली हेडिंग डालो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो तुम्हें आंसर देगा, रहस्य खोलेगा। ठीक है, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स पर आने वाले अब हम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स पर हम पहुंच गए बस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसमें, जो तुम्हारा आंसर देगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है। मैंने कल तुमसे पूछा था ना। देखो बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। मान लो, मान लो ये मेरा T1 है। ठीक है, मेरा T1 है। ठीक है, ये मेरा T1 है। ठीक है, अब T2 बनाए, T2, T2 बनाते हैं, T2, T2 सोनू की T2 बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरा T1 है। ठीक है, ये मेरा T1। ठीक है, अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? मेरा ग्राफ बनेगा, देखो, अगर मेरी, तुम बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी? बताओ, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर मेरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है, तो मतलब कि अब मेरा सेंटर थोड़ा आगे आना चाहिए। सही है, सुनो, अब मेरा जो सेंटर है थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बोलो, अगर वो आगे बढ़ेगा, तो तुम बताओ कि अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे किसी तरह नीचे होना पड़ेगा, तभी ग्राफ का एरिया कांस्टेंट रख पाएगा। तो देखो, अगर मेरा ये ऐसा बन रहा है, देखो, अगर मैं आगे जाता हूँ आगे, ठीक है, मेरा नीचे हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे एरिया तो कांस्टेंट रखना है ना। समझ पा रहे हो? ये मेरा T2 हो गया। समझ पा रहे हो कि मेरा, अगर ये ऊपर से ये आगे बढ़ा है, तो इसको अपनी हाइट नीचे करनी पड़ेगी, तभी एरिया वन रह पाएगा। अब मुझे बता दो, मान लो पहले मेरा VRMS ये था, ये मेरा VRMS तो फिक्स ही है, उससे तो कोई मोस्ट प्रोबेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो मेरा VRMS है ये वाला, ये मेरा VRMS है, ये मेरा VRMS है। ठीक है, ये VRMS है। पहले मेरे VRMS कितना था? पहले इतने मॉलिक्यूल्स थे VRMS में। सही है, और नो, इतने थे। बोलो। ठीक है, अब मेरे कितने हो गए? अब मेरे कितने हो गए, देख पा रहे हो? अब मेरे हो गए इतने। समझ रहे हो? मतलब मेरा यहां पर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ मेरा, एट हाई टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू VRMS increases, that is why kinetic energy also increases। अब समझ आया एक्चुअल रीजन क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड VRMS से ज्यादा है वो बढ़ गए। ठीक है, वो बढ़ गए, इस वजह से मेरी काइनेटिक एनर्जी, कोई ये रीजन नहीं देगा 3/2 इजिकल टू काइनेटिक 3/RT होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। ये रद्दी आंसर कोई नहीं देगा, सबके माइंड में ये आना चाहिए, चमकना चाहिए ये वाली बात। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो, सही है, सुनो, इतना क्लियर है?
चमक गया? दोबारा बताओ, दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुमसे नॉर्मली पूछता हूँ, नॉर्मली पूछता हूँ, ठीक है? अगर मुझे, मान लो, मान लो मुझे अपने घर का एरिया, ठीक है, मेरे को 20 मीटर स्क्वायर बनाना है, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर बनाना है, ठीक है। मान लो मेरी हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है, तो मेरा ये बना होगा, बोलो, ये बना होगा, सही है, सुनो, बताओ, ठीक है। अब मान लो, अब मान लो मैंने इसको 10 कर दिया, इसको अगर 10 कर दिया हाइट इसको, तो मुझे कितना करना पड़ेगा कि मेरा 20 रहे? 2। तो मतलब क्या हो गया, मुझे टोटल 20 रखना था। ऑब्वियस सी बात है, टोटल फ्रैक्शन तो कभी, मतलब कि टोटल मॉलिक्यूल्स तो उतना ही रखना है, ठीक है। मुझे टोटल इतना रखना था। अगर मैं उसकी लेंथ, हाइट बढ़ा रहा हूँ या लेंथ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो लेंथ बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है उसकी हाइट डिक्रीज करनी पड़ेगी। इतनी बात हम समझ रहे हो? ठीक है, मतलब कि मुझे अगर एक चीज टोटल इतना ही रखना है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज को इस पे अप्लाई करो। अगर तुम्हें पता है मेरे टोटल फ्रैक्शन तो 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारा मैथ से फेल हो जाएगा अगर ये चीज हो गई, तुम्हारे 101 नंबर आने लगेंगे टेस्ट में। ठीक है, तो टोटल फ्रैक्शन तो मुझे 1 नहीं रखना। ठीक है, टोटल फ्रैक्शन अगर मुझे 1 ही रखना है, तो अब इस चीज को समझ के देखो। पहले मेरा ऐसा ग्राफ था, ऐसा, ऐसा ग्राफ था पहले। ठीक है, मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी। ठीक है, पहला मेरा ऐसा ग्राफ था। अब तुम्हें पता है जैसे जैसे मैं आग बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं आग लगाऊंगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छे से पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी देखो, अच्छी तरह तुम्हें वैसे पता ही है कि लोग तेज भागेंगे, तेज भागेंगे, मतलब उनमें एनर्जी आ जाएगी, तो अब वो क्या आगे की तरफ बढ़ेगा ग्राफ, देखो ऐसे। लेकिन तुम्हें पता है कि अब मेरी आगे की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, लेकिन तुम्हें पता है मुझे टोटल एरिया 1 ही रखना है। ठीक है, अगर ये ग्राफ आगे बढ़ गया तो मुझे इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा ना। अगर मैं हाइट को कम नहीं करूंगा तो मेरा एरिया कैसे बन रहेगा? ठीक है, मतलब वही वाली बात आ गई। तो मुझे इसकी हाइट ये नीचे हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा सा बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मेरी एक तो ये वाली चीज कम हो गई टेम्परेचर बढ़ाने पे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स तो कम हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और मेरी वीआरएमएस वाले पार्टिकल्स भी बढ़ गए, पहले खाली इतने थे, अब मेरे ये वाले भी ऐड हो गए। तो यही रीजन होता है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है ये करने पे। अब क्लियर है? अब तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अब तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट्स में लिख लो छोटे छोटे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मेरी पीक कहां शिफ्ट होती है? पीक शिफ्ट्स टूवर्ड, कहां शिफ्ट होती है? कहां शिफ्ट होती है? राइट में। क्या शो कर रही है मुझे ये बात, क्या चीज, ये मुझे क्या बात शो कर रही है? ये मुझे ये बता रही है जो मेरी वी मोस्ट प्रोबेबल है वो इंक्रीज हो गई है, मतलब इज इंक्रीजिंग, यही बात बता रही है ये वाली चीज मुझे। बोलो, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, मेरी जो पीक है, द पीक कम्स डाउनवर्ड। ये तो मुझे पता चल गया, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन मान नहीं होता है। ये मुझे बता क्या रहा है? ये मुझे क्या शो कर रहा है? ये मुझे ये शो कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वी मोस्ट प्रोबेबल डिक्रीजेस। समझ रहे हो? मतलब कि मेरे मॉलिक्यूल्स तो डिक्रीज हो गए, ठीक है, क्योंकि मेरी ये जो होगी नीचे चला गया, जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अब है, वो पहले मान लो फ्रैक्शन मेरा 90 था, मतलब 0.9 था, अब मेरा वो 0.8 हो गया। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। इतनी बात समझ गए? बोलो, बोलो, समझ गए? अब तीसरी बात, तुम्हें एक चीज दिख रही है कि जिनकी लोअर स्पीड थी वो कम हुए या ज्यादा हुए? जिनकी स्पीड लो थी वो कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई, तो इस बात को भी लिख लो। ये सारा रीड करना आना चाहिए ग्राफ। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस
कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो। देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मेरी पीक यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब मेरा वी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ गई। ठीक है, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन पहले ये था, अब वो मेरा इतना रह गया, तो मतलब मेरी जो पीक है वो नीचे की तरफ आ गई। नीचे की तरफ आ गई तो मुझे क्या पता चलता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिनकी पहले मान लो ज्यादा फ्रैक्शन थे, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया अब वो फ्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, यही तो लिखा है, मेरी पीक नीचे आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड ऑफ वी आर एम एस है वो कम हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो तीसरा पॉइंट क्या है, मेरे पहले लो वाले ये सारे थे, ये थे पूरे लो वाले पूरे थे, अब मेरे लो वाले कौन से बचे? बस इतने बचे। ठीक है, अब नीचे वाले इतने बचे। तो पहले मेरे इतने सारे लोग थे जो स्लो भाग रहे थे, लेकिन मैंने जैसे उनके नीचे से आग लगा दी, अब बहुत कम लोग हैं कि अब जो स्लो भाग रहे हैं। यहां पर बेटा डिक्रीज आएगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा ना। हाइयर वाला, अभी तो हाइयर वाला तो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, हाइयर वाले में भी देख लो, हाइयर वाले में पहले कम थे अब ज्यादा हो गए। ठीक है, डिक्रीज वाला भी लिख लो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड वाले को क्या हो जाती है? लोअर स्पीड वाले को क्या हो जाती है? डिक्रीज। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस। बेटा तुम्हें पॉइंट्स को ना देखो, तुम ग्राफ देखो, अपने आप ऑब्जर्व करो। ये देख के कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तुम्हें बस ग्राफ को रीड करना है। ठीक है, तुम्हें बस ग्राफ को रीड करना है। पहले मेरा ग्राफ ऐसा था, अब दूसरा ग्राफ ऐसा बना है, तो तुम्हें पहले मेरा फ्रैक्शन इतना सारा था, अब मेरा फ्रैक्शन बस इतना बचा। तो बस अपने आप समझ जाओ, टेम्परेचर बढ़ाने में मेरा ये वाले लोग कम हो गए, लेकिन ये वाले लोग बढ़ गए जिनकी हाई स्पीड थी। ये वाले पॉइंट्स तो इसी को देख के लिखे मैंने, ये रट्टे थोड़ी मारने हैं, ग्राफ समझो। हाइयर स्पीड वाले बढ़ते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने पे, लोअर स्पीड वाले कम होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या तुम अब क्या तुम मुझे एक बार आइडियल गैस की इक्वेशन बता सकते हो? आइडियल गैस क्या होती है, मेरी डेफिनेशन। अभी तक आइडियल गैस हम बोलते जा रहे हैं, अभी तक डेफिनेशन बता सकते हो? तो क्या होता है बताओ? द गैसेस विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट क्या होगी? एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि सारे टेम्परेचर प्रेशर पे हमेशा फुलफिल हो उस करे वो उसको। ठीक है, तो वो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, केटीजी से ही आती है बेटा, केटीजी भी बोल सकते हो, काइनेटिक गैस थ्योरी भी आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस उसको भी फॉलो करती है। ठीक है, वो आइडियल गैस इक्वेशन वही बात हो गई, ये वहीं से ही आई है, तो तुमने ये बोल दिया तो उसमें सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब रियल गैस की बात करते हैं, अब हम रियल गैस की तरफ बढ़ रहे हैं। रियल गैस क्या होती है बेटा? एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन उन लॉज से तो बनी है। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या? वो चार लॉ दी तो है। ठीक है, रियल गैस का मतलब बता दो मुझे। रियल गैस क्या है? द गैस विच डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और तुम्हें पता ही होगा, दुनिया में तो सारी गैसेस रियल ही होती है। ठीक है, रियल गैस है जो रियलिटी है, आइडियल गैस जो रियल मतलब जो आइडियली बिहेव करे। ठीक है, इतना तुम्हें पता है कि दुनिया में तो लगभग सारी रियल होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोली है कि द गैस विच डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर उसके हिसाब से कर दूं तो वो रियल आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है। इतनी बात समझ रहे हो? बोलो, मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर उसके हिसाब से कर दूं तो वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है,
मैंने तो ओल्ड ये थोड़ी बोला कि फॉलो ही नहीं करेगी, कर सकती है लेकिन हर टाइम पर नहीं करेगी। इतनी बात समझ रहे हो? बोलो। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैंने केटीजी की दो बातें और बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे मैंने स्टार भी लगा रखा था जो नोट्स भेजे थे। सबसे पहली बात थी, हमने बोला था नो इंटरेक्शन, मतलब कि इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में। और जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल माना था हमने, यही बात थी। जो ये दोनों चीजें फॉलो करेगा वो मैं बोल सकता हूँ कि आइडियल है, वो मैं बोल सकता हूँ वो आइडियल है, मतलब कि जिनके बीच में इंटरेक्शन ना हो और जिनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो कि मैं उनको नेग्लेक्ट कर सकूं। तो अगर वो ये दोनों चीजें फॉलो करते तो मैं उसको आइडियल बोल सकता हूँ। बोलो। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस देता हूँ, तुम्हें बताना कि क्या होगा इसके ऊपर। पहली कंडीशन लिखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर मैं लो प्रेशर कर देता हूँ, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर मतलब क्या हो गया, ये मेरा एक कंटेनर है, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है। लो प्रेशर का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर मतलब कि बहुत कम प्रेशर है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, एक मेरा गैस का मॉलिक्यूल यहाँ बैठा है, एक मेरा इस कोने में बैठा है। समझ पा रहे हो? मतलब कि आइसोलेटेड हो रखे हैं कोरोना की वजह से। एक तरह तुम इस टाइम पर यही चीज फॉलो कर रहे हो, एक कमरे में एक इधर बैठ रहा है एक इधर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये कोरोना इफेक्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, अगर मैं लो प्रेशर है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ बेटा वॉल्यूम बढ़ गई ना। ठीक है, तो ये बहुत दूर दूर होंगे, क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा अगर कोई इतनी दूर है? क्या तो ये एक दूसरे से मिल पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे? बोलो। बोलो। और अब तुम इस वॉल्यूम को, इनकी वॉल्यूम को इस कंटेनर की वॉल्यूम के हिसाब से नेग्लिजिबल बोल सकते हो, सही यस और नो? यह सीधी सी बात है, दो इतने दूर दूर बैठे हैं जिनका वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनके बीच में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, इंटरेक्शन लगभग इनके बीच में नेग्लिजिबल है। देखो जब मैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर करूंगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना गैस की, अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो वो बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है, अगर दूर दूर हो गए तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, बेटा नहीं कर सकते। बेटा वो उनके पास आवाज नाम की चीज नहीं होती, इंटरेक्शन का मतलब है ना उनमें मतलब कोई बातचीत नहीं होगी अगर कोई दूर दूर बैठा है। अब एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बता दो, अब तुम अपने अपने घर पे बैठे हो, अब तुम अपने घर पे बैठे हो और मान लो तुम इस टाइम पर कोचिंग पे आ रहे होते, कोचिंग पे आ रहे होते। ठीक है, अगर तुम कोचिंग पे आ रहे होते इस टाइम, तुम एक दूसरे के साथ शाम को मुझे मिलते कहीं पर मोमोज या स्प्रिंग रोल खाते हुए दिखते, इतने चड्डी बड्डी यार बन चुके होते। लेकिन अभी घर पे बैठे हो, तुम्हारा एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो भले ही मतलब कि देखो इससे यही चीज मैं बता रहा हूँ कि तुम इस टाइम पर दूर दूर हो तो इंटरेक्शन लगभग नेग्लिजिबल है तुम्हारा। ठीक है, और दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में तो उनके मॉलिक्यूल्स का बहुत नेग्लिजिबल हो गया। अब मैं तुम्हें एक और कंडीशन बना के देता हूं, उसका मुझे तुम आंसर करके दोगे। ठीक है, उसका तुम मुझे आंसर दोगे। अगर मैं अब ऐसा कर दूं, उल्टा कर दूं, जस्ट इसका उल्टा, उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, उल्टा क्या, एट हाई प्रेशर। याद आ गया क्या तुम्हें मोमोज वगैरह, सब रोने लग गए हो? दोस्तों के साथ घूमना याद आ गया क्या, उदास हो गए? याद कर रहे हो 13 सेक्टर में बर्गर खा रहे होते? कहाँ का बर्गर खाते हो तुम, कहाँ जाते हो, टफरी मारने कहाँ जाते हो? 13 सेक्टर में मोमोज खाते हो या अपने वहीं पर 7 सेक्टर, 6 सेक्टर, 7 सेक्टर, 6 सेक्टर? अब सबका, सबके मैसेज दबा दबा आ रहे हैं, जब पढ़ाई की बात पूछता हूँ तो आते गायब हो जाते हैं। हाँ बेटा, मजेदार तो रेडी वाले ही होते हैं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, तभी मैंने स्प्रिंग रोल मोमोज ही बोला।
मैंने डोमिनोज का नाम थोड़ी लिया, डोमिनोज रोज थोड़ी जाओगे, रेडी पे तो रोज जाते हो, रेडी पे तो रोज जा सकते हो, डोमिनोज रोज नहीं जाते ना, घर वाले पैसे ही नहीं, जूते मारेंगे और पैसे मांगोगे जब, इतने पैसे मांगोगे तो तुम्हारा यही सीन हो जाता है कि तुम्हें टोटल तुम्हारा एक तरह से पॉकेट मनी फिक्स है, तुम्हें उसी से गुजारा करना है और डेली खाना है। वही बात होगी जैसे अभी हमने उसकी बात की थी कि टोटल मेरा एरिया 1 नहीं हो सकता है, तो मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके अपनी हाइट छोटी करनी पड़ रही है। तुम्हारा भी वही हाल है, रेडी पे खाना पड़ता है कि डेली का काम चल सके। डोमिनोज जाओगे तो हफ्ते की पॉकेट मनी गई। सबको रोने आ गए, सब रोने लग गए। ठीक है चलो अब आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। ठीक है, हाँ ठीक है। आप थोड़े खुश हो गए सब, सबको खुशबू आ गई, मोमोज की खुशबू से ही खुश हो गए सब। ठीक है, अब ये मान लो हाई प्रेशर आ जाए, मतलब कि मजबूर हो जाए गवर्नमेंट, मजबूर हो गई स्कूल खोलने के लिए। अगर स्कूल खोलने के लिए मजबूर हो गई तो तुम बता दो, तुम बच्चे एक दूसरे के आसपास रहोगे, तुम एक दूसरे के आसपास रहोगे, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करोगे एक दूसरे से, पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहोगे, तो यहाँ पे मेरी इंटरेक्शन आ जाएगी। ये ना समझे ना कि सर रेडियो की बात करते हैं, इसलिए बात लाया था ताकि तुम इसको रिलेट कर पाओ, समझा रहा था उसके थ्रू। ठीक है, तो इंटरेक्शन मेरी बढ़ गई क्योंकि मैं पास पास आ गया, उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये मॉलिक्यूल्स मेरे पास पास आ गए तो मैं ये बोल सकता हूं इनकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो तो अब नेग्लिजिबल नहीं रही ना, इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, लो टेम्परेचर का मतलब ये होता है बेटा, हमने उसको बिठा दिया, याद करो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था, लो टेम्परेचर मतलब मैंने उसकी एनर्जी कम कर दी ना, बेचारे पास पास आ गए। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, मैं इनकी वो नहीं नेग्लेक्ट कर सकता, इनकी वॉल्यूम, क्योंकि इतनी वॉल्यूम तो इन्होंने ही ले रखी है, तो यहां पर तो मैं नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकता। जितने मेरी वॉल्यूम कंटेनर है उतने तो ये भरे पड़े हैं हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस डू नॉट फॉलो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब कि वो क्या बन जाती है, वो तो मेरी रियल गैस ही रहेगी, इनडायरेक्टली मतलब रियल ही रहेगी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं अ रियल गैस बिहेव्स आइडियली, आइडियली मतलब कि आइडियल गैस की तरह, कब, बता दो कब बिहेव करेगी ऐसे, बताओ, एट, जल्दी बोलो मेरे से रहा नहीं जा रहा लिखे बिना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। समझ गए अब इतनी बात, समझ गए। अब मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ बनाना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम क्लास यहाँ एंड नहीं कर देंगे। ठीक है, मान लो मुझे पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है आइडियल गैस के लिए, कैसा बनता है जल्दी बता दो, इनका ग्राफ कैसा बनता है जल्दी बता दो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मुझे बता दो कि अगर मुझे रियल गैस के लिए ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, रियल गैस के लिए मुझे फील करवा दो, रियल गैस के लिए मुझे बता दो, अगर मेरा प्रेशर लो है, लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये रहा है लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर पे वो आइडियल की तरह काम करेगा, मतलब उसका ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बोलो ऐसा ही रहेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो उससे थोड़ा अलग काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब क्या हो गया, ये मेरा रियल गैस का हो गया और ये मेरा आइडियल गैस का हो गया, समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए। बेटा हम जो सारा काम करते हैं ना वो इस पर करते हैं, तभी वो आइडियल की तरह काम करता है। देखो बेटा क्या हुआ, ध्यान से सुनो, दोबारा ग्राफ बनाता हूं,
देखो अगर मैं नॉर्मली अभी तक ग्राफ बना रहा था पी वर्सेस वी का, वो ऐसा बन रहा था। ठीक है, अगर मैं रियल गैस के लिए बनाना चाहूँ, अगर मैं अब रियल गैस के लिए बनाना चाहूँ ये ग्राफ, तो मुझे खुद बताओ। मैंने अभी तुम्हें बताया लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो मेरा फिक्स ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं लो प्रेशर कर दूंगा, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे तुम्हें पता है वो आइडियल की तरह बिहेव करता है। तो अगर वो लो प्रेशर पे आइडियल की तरह बिहेव करेगा तो उसका ग्राफ इससे कोइंसाइड करेगा। ठीक है, पहले तो उसके साथ कोइंसाइड होते हुए चलेगा। फिर जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ता जाएगा, अभी मैंने तुम्हें बड़ा बताया हाई प्रेशर पे, ठीक है, वो रियल गैस की तरह काम करेगा, मतलब कि वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करेगा। तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वो बढ़ा रहा हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा और वो ऐसा बन जाएगा। ज्यादा मतलब कि ग्राफ के अंदर मैंने बस मतलब बताया कि कैसे वो अलग हो रहा है उससे। ठीक है, बोलो, अब क्लियर हो गया? ऑल क्लियर, ऑल सेट, ऑल सेट फॉर द इवनिंग टूर टू द रेडी। ऑल रेडी फॉर वेज मोमोज, सोया मोमोज, पनीर मोमोज, मैकडी। हिमांशु बोलो क्या हो गया, बोलो, आप बोलो। गोलगप्पे खाओ, अच्छा गोलगप्पे टिक्की। तभी तो भूख तो लगवा रहा हूँ जान के, ताकि तुम चिढ़ो। चिढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। बेटा बहुत डिफरेंस होता है, बट अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो रियल गैस स्टार्ट किया मैंने। अभी तो रियल गैस के बारे में बताऊंगा, एक्चुअल में क्या चल रहा है अंदर, उनके अंदर में मन में क्या चलता है, क्या लड्डू फूटता है उनके मन में। मोटिवेशन डबल हो गई पढ़ाई में। आज मैंने तुम्हें बर्गर मोमोज दिखा दिए। बेटा अब देखो, एक बात सुन लो मेरी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। रियल गैस ये बता देता हूँ, पेपर में देखो ध्यान से सुनो। पेपर में से अगर गैशियस स्टेट में से कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, गैशियस स्टेट में से, एक मिनट सुन लो पहले बात, फिर गोलगप्पे की बात भी करते हैं। ध्यान सुनो, गैशियस में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो ये लगा लो 60 से 70% चांसेस है वो रियल गैस में से पूछेगा। ठीक है, और 30 to 40% चांस है वो आइडियल गैस से पूछेगा, क्योंकि आइडियलिटी को सब फॉल, मतलब सबको पता है रियलिटी तो यही है ना, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, उसमें से ज्यादा चांस है कि इसमें से आएंगे। ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, घर बैठो, मम्मी से बनवाओ, एक्सेप्ट योर रियलिटी। ठीक है, घर बैठ के मोमोज वगैरह जो बनवाने हैं बनाओ। आइडियल कंडीशन आने में भी टाइम है, आइडियल मतलब खुलने में। बेटा गुवाहाटी के तो सबसे फेमस है मोमोज, गुवाहाटी के तो फेमस होते हैं। देखते हैं बेटा कब तक चलेगा। बेटा वो राइट लेफ्ट दोनों होगा, आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। वो पॉजिटिव भी दिखाते नेगेटिव भी, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, बस मतलब बस ये लगा लो कि वो उससे डेविएट हुआ है। ठीक है, बोलो। चले, चले तुम अपना खाओ गोलगप्पे वगैरह नींद में जो खाने हैं। आराम से रो लेना। ठीक है, आराम से रो। घर पे बताओ कि सर ने याद दिला दिया गोलगप्पे का, अब मेरा मन कर रहा है, बना के दो।